राज कपूर जी का गाना था ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ, जिसमें मैं कृष्ण बना था। एक बार मैं इंद्रदेव बना था, तो संस्कृत मेरी बहुत अच्छी हो गई। विलन में बहुत क्रूर विलन, ब्रूटल विलन था जो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है। खास करके कुणाल कामरा और समय रैना, ये है ना, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं है, ये स्टैंड अप वल्गर्स है, ये गटर माउथ है। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू देवी देवता को भी वो रोस्ट करते हैं, बोलते हैं कि ये सरकार तो सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। जिस दिन किसी सच्चे हिंदू भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त से पल्ला पड़ गया ना, कान से लेके पिछवाड़े तक फाड़ के रख देंगे। उसी तरह अगर समय रैना की बात करो, मुझे समझ नहीं आता कि गाली गलौज के बिना इसको कॉमेडी आती भी है कि नहीं। मेरे लिए अमिताभ बच्चन सर एक लिविंग लेजेंड है, हम सब उनके भक्त हैं। एक तो पिछले साल मुंह छुपाता फिर रहा था, हाथ जोड़ता फिर रहा था, माफ कर दो माफ कर दो, कमबैक वीडियो में धजिया उड़ा रहा है। लेकिन आपका फर्ज ये बनता है ना कि जिस फैंस ने अपना इंटरनेट यूज किया, अपना कीमती समय यूज किया, कितनी तकलीफों के बाद वो आपके मीटअप में आता है, आपको वोट करता है, आपको जिताता है, आपको हर जगह प्यार बरसाता है, तो मुझे सख्त नफरत है एक तो वर्ड फैन आर्मी से। फैन गैंग बोल दो, फैन ग्रुप बोल दो, पर आर्मी मत बोलो, आर्मी को बदनाम मत करो। जब तक बात सोनम वांगचुक जी की थी, मैं उनके सपोर्ट में हूं। कॉकरोच जनता पार्टी, एक तो भाई मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कॉकरोच होने का गर्व किस बात का है। भीड़ की करके दिल्ली वासियों को तकलीफ दी, दिल्ली वासियों को तकलीफ देने के बाद अब सोचो कहीं एम्बुलेंस फंसी होती, किसी की जान जोखिम में आ जाती। तो इकट्ठा मत करो सीजेपी को, सोनम वांगचुक जी के इश्यू से इकट्ठा मत करो। वो एक अपना अलग रोटी सेक रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अलग रोटी सेक रही है। आप इस्तीफा मांगो वो भी सही है, अगर वो इस्तीफा दे देते वो भी सही है, पर इस्तीफा देने के बाद का रोड मैप क्या है, किसी से भी जाके पूछो, किसी के पास कोई जवाब नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं मानस शाह और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने बजूका पर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बजूका में। थैंक यू सो मच। बजूका के टीम मेंबर्स, फैंस, सबको मेरा नमस्कार जी, सबसे पहले इतने सालों की एक्टिंग करियर को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे सर? राज कपूर जी का गाना था ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ। तो सिनेमा भी एक माँ है और बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छी नीयत के साथ, मेहनत के साथ इस आर्ट फॉर्म के लिए एक विद्यार्थी बनकर सिनेमा के इतने सालों से तपस्या कर करके काम किया है और ईश्वर की कृपा है कि बहुत सारा प्यार मिला। फैंस को थैंक यू कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतने शोज में काम को सराहा, इतनी फिल्मों में काम को सराहा। सो बहुत अच्छी लाइफ है और आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे एक्टर बनने का मौका दिया। जी, आपने टीवी और गुजराती फिल्म दोनों में काम किया है। दोनों मीडियम में से सबसे बड़ा डिफरेंट क्या लगता है आपको? एक मतलब जब मैंने काम किया था, गुजराती फिल्म्स में शुरू किया था, तब ओटीटी और सब तो था नहीं, तो वो एक बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, सिंपल डेफिनेशन थी। अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। पर सिनेमा में जब तुम 70 mm पे अपने आप को एक टाइट क्लोज में देखते हो, जहाँ पे 300 सीट के थिएटर में 300 लोगों में की 600 आंखें तुम्हें क्लोज तुम्हारा देख रही है और वो तुम्हारे साथ, तुम रोते हो वो रोने लगते हैं, तुम हंसते हो वो हंसने लगते हैं, तब गर्व महसूस होता है कि तुम किसी के दिलों में जगह पा रहे हो और तुम्हारी अभिनय जो एक एक्टिंग की जो कला है उससे तुम उनके दिलों में कनेक्ट कर पा रहे हो, जगह बना पा रहे हो। जी, तो दोनों का एक अपना वो है। टेलीविजन तुम्हें रोज नया कुछ करने का मौका देता है, सिनेमा में टाइम लगता है, पर अपना अपना एक नॉवेल है और एक न्यूज़पेपर है, दोनों का अपना वैल्यू है। जी, आपके लिए कौन सा रोल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है और क्यों? अब चैलेंजिंग में मतलब वैसे तो हर रोल अपने अपने लिए खास ही होते हैं यार। उस वक्त जब वो सिलेक्ट किए होते हैं तब वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं ऑनेस्टली कहूंगा टीवी में ऐसा कुछ ज्यादा, क्योंकि तुम दूसरे शहर से आते हो तो बहुत सारी चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। काम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सरवाइव भी करना है और सपने भी पूरे करने हैं, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस पे जा नहीं सकते। बट जब जो बेस्ट ऑप्शन मिला वो पहले तो ले लिया, पर उनमें से अगर कोई बेस्ट हो तो मैंने एक माइथो शो किया था जिसमें मैं कृष्ण बना था, एक बार मैं इंद्रदेव बना था। तो संस्कृत मेरी बहुत अच्छी हो गई, तो मेरी डिक्शन बहुत अच्छी हो गई, मेरा डायलॉग का बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो गया, तो उसने मुझे एक बेहतर एक्टर बनाया और मुझे सबसे पहले एक उम्दा अभिनेता के तौर पर जाना गया उस शो से। और रिसेंटली दो साल पहले एक शो किया था जिसमें मैं डबल रोल कर रहा था, हीरो भी था और विलन भी था।
तो विलन में बहुत क्रूर विलन, ब्रूटल विलन था जो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, बहुत खराब काम कर रहा है। और वही हीरो भी है जो एक मतलब प्रॉपर राम और रावण दो रोल किए थे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो ये दोनों रोल सबसे ज्यादा करने में मजा आया। जी। तुलसी हमारी बड़ी सयानी विक्की सरकार का किरदार आपने निभाया था और ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया था इस हाँ, किरदार को। हाँ। तो इसकी तैयारी आप किस तरह से किए थे? मेरे ख्याल से वो क्रेडिट तो मेकर्स को जाती है, राइटर्स को जाती है। ये टाइप का कैरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम किया था, बट वो डायरेक्टर जो थे इस्माइल सर, और मेकर्स में विपुल शाह सर या हेमंत केवानी जी या जो उनकी जो टीम थी, ये लोगों का वो विजन था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था और लास्ट मोमेंट पर पहले मैं वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि डेट्स के इश्यूज थे, पर सडनली हाँ बोलना और वो शो करना। और मैं जब ब्लैंक पेपर की तरह सेट पर गया था और उन्होंने उस पेपर पे बेहतरीन एक क्रिएटिविटी भर दी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस को इतना पसंद आया था। जी। ये है चाहते के आदि और तुलसी के विक्की, दोनों में से क्या मेजर डिफरेंट था? जैसा मैंने कहा कि आदि में एक आदित्य दो रोल कर रहा था, अमन और आदित्य। अच्छा। तो आदित्य हीरो भी था और अमन विलन भी था। तो एक ही उसमें दो रूप थे। तो आदित्य हीरो भी था और अमन विलन था, तो एक ही सीरियल में दो पात्र निभाने का मौका मिलता है। तो ये एक वो होता है कि तुम्हें सोने पे सुहागा हो जाता है। विकी सरकार एक ही फॉर्म में, क्योंकि वो हीरो की तरह आता है तो वो हीरो जोन में जाता है। सो दोनों का अपना वजूद है, पर यस, तुम्हें जब एक थाली में 56 भोग मिल जाता है तो वो तुम्हें प्यारी लगती है और स्वादिष्ट लगती है। जी। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे समीर राणा, परनीत मोरे और कुणाल कामरे को उनके कंटेंट को लेकर काफी ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ता है। आपके हिसाब से क्रिएटिव फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए? देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ और ये बोलने में मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि खास करके कुणाल कामरा और समय रैना, ये है ना, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं है, ये स्टैंड अप वल्गर्स है, ये गटर माउथ है। इन लोगों को गाली गलौज करना, देश विरोधी बातें करना, मतलब अगर मैं सेपरेट करके बात करूं तो शुरुआत कुणाल कामरा से करता हूं। ये भी कुछ दिनों पहले किसी मंच पे जाते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, बट वो वहां जाते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हिंदू देवी देवता को भी वो रोस्ट करते हैं। बोलते हैं कि ये सरकार तो सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। इन भाई साहब को कौन समझाए कि तुम हिंदुस्तान में रहकर किसी भी धर्म का क्यों अपमान करते हो? आप कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, कभी किसी ने अपमान किया? कभी किसी ने आपको बोला कि आप इस धर्म को फॉलो मत करो या आपके देवी देवता ऐसे? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि किसी भी एक धर्म के देवी देवता को, आप जिन सीता की कैजुअल में रोस्टिंग करके निकल गए, वो सीता को माता की तरह पूजा जाता है, तो उनके पति मतलब प्रभु श्री राम पूजनीय है। आपको शर्म नहीं आती क्या? मतलब आप पागल हो गया? जिस दिन किसी सच्चे हिंदू भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त से पल्ला पड़ गया ना, कान से लेके पिछवाड़े तक फाड़ के रख देंगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी क्या? उसी तरह अगर समय रहना की बात करो, मुझे समझ नहीं आता कि गाली गलौज के बिना इसको कॉमेडी आती भी है कि नहीं। अभद्र लैंग्वेज बोलना, फिर ये अपमानजनक इशारे करना, वल्गर इशारे करना। और मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हो रहा है, देखो मैं प्रोफेशनल एक्टर हूं, मेरे लिए अमिताभ बच्चन सर एक लिविंग लेजेंड है, हम सब उनके भक्त हैं। हजारों एक्टर्स ने उनको देखकर एक्टर बनने का सोचा था। ये समय रहना की इतनी औकात के वो बच्चन साहब को रोस्ट करता है। एक तो पिछले साल मुंह छुपाता फिर रहा था, हाथ जोड़ता फिर रहा था, माफ कर दो माफ कर दो। कमबैक वीडियो में धजिया उड़ा रहा है वो, कोई गिल्ट फील नहीं है उसको, और बच्चन साहब को वो रोस्ट कर रहा है अपने कमबैक वीडियो में। जब खुद केबीसी में गया था तो अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बच्चन साहब, और देखो मम्मी पापा, मैं बच्चन साहब के सामने आ गया मजाक करते करते। अगर इतनी हिम्मत थी रोस्ट करने की तो मुंह पे कर लेता उस टाइम पे, पर तब करता तो खुद की औकात पता चल जाती ना। मुझे किसी को कोई भड़काना नहीं है, मुझे किसी को कोई टारगेट नहीं करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस में नहीं आते हो। कॉमेडी करने के लिए गाली गलौज करना, गंदे इशारे करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये ताजुब है कि जब बच्चन साहब के लिए ये सब बोला तो बहुत सारे एक्टर्स उसके शो में भी जा रहे हैं,
अरे कोई एक्टर्स कोई बोल क्यों नहीं, एक्टर्स मतलब कम्युनिटी कुछ बोल क्यों नहीं रही, मुझे तो वो ताजुब हो रहा है। अभी रिसेंटली आलिया भट्ट गई थी, वो काफी एग्जैक्टली हुआ तो था। वो सारी चीजें, मतलब आप लोग सिर्फ ये हो रहे हो कि जस्ट बिकॉज वो समय रैना थोड़ा फेमस है और या तो उसके कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, तो तुम अपने लिविंग लेजेंड, लिविंग गॉड, कुछ लोग सम्मानीय होते हैं, कुछ लोग आदरणीय होते हैं। आज क्रिकेट के जब नाम लेते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर जी को गॉड बोलते हैं, संगीत और गायक का जब नाम लेते हैं तो लता मंगेशकर जी, लेट लता मंगेशकर जी को हम आदरणीय बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी रोस्ट नहीं किया जाता। देवी देवताओं को, किसी भी धर्म के हो, मैं खड़ा रहूंगा, अगर हिंदू धर्म का, अगर किसी भी धर्म के अगर देवी देवता का अपमान होगा, मैं तभी भी यही आके बोलूंगा। तो जब इन लोगों को ये किसने हक दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉमेडी के नाम पर तुम कुछ भी बकवास करो बे? हाँ, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, मतलब इनको, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा, इनको जो भी इनके फैंस हो, भाई साहब आप लोग क्या यही चाहते हो कि आपके बच्चे या आपके घर में इसी लैंग्वेज से बातें हो? मुझे तो दूसरा ये हो रहा था कि दो चार बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े डेंगे मारते हैं, सिस्टम हिला देंगे ना, पार दूंगा ना, लोकेशन भेज ना, तेरी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। आप अपने वीडियोस बनाते हो ना, उसमें सबसे पहले क्या बोलते हो? राम राम भाई हो। तो भाई साहब, ओ हेलो, ये जो कुणाल कामरा ने, ये जो जिन राम की बेइज्जती की, वो वही राम है जिनका नाम लेके आप अपने वीडियो की शुरुआत करते हो। तो अब क्यों बोलती बंद है आपकी? आप अपने फैन आर्मी को लेकर तो बड़े चौड़ में घूमते हो ना। ये फैन आर्मी में कितने लोग होंगे जो राम भक्त होंगे, सीता भक्त होंगे? उनके लिए कुछ मीटअप करवाओगे या सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए मीटअप करवाओगे? मीटअप करवा करवा के तो बंगले बना लिए, गाड़ियां बना ली, जी वैगन खरीद ली, सब किया ना। भाई गॉड ब्लेस यू, आपकी शोहरत और दुगनी हो, मैं दिल से प्रे करूंगा। लेकिन आपका फर्ज ये बनता है ना कि जिस फैंस ने अपना इंटरनेट यूज किया, अपना कीमती समय यूज किया, कितनी तकलीफों के बाद वो आपके मीटअप में आता है, आपको वोट करता है, आपको जिताता है, आपको हर जगह प्यार बरसाता है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि वो समाज के लिए, वो धर्म के लिए आप कुछ एक इनिशिएटिव ले, एक मीटअप करवा के ऐसे लोगों को समझाए, सिखाए या एक सबक दे कि यार ये सब मत करो। तो माय पॉइंट इज, हम ये बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, और मैं इतना ही कहूंगा, फैंस चाहे वो कॉमेडी के हो, इन्फ्लुएंसर के हो, पॉलिटिक्स में हो, जागो जागो जागो। अपने रोल मॉडल चुनने से पहले, आप जिसको फॉलो करते हो, आप जिसके फैन बनते हो, जिस फैन आर्मी का हिस्सा बनते हो ना, पहले जरा सोचो कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। ये लोग सिर्फ अपने बंगले बना रहे हैं, इनकी कोठियां बन गई, आपका क्या फायदा हुआ? ये कभी सोचा है? पूछो इनसे। ये सब हिपोक्रेट हैं, ये अपना बंगला बनाएंगे, अपनी गाड़ियां बनाएंगे और हवाबाजी के वीडियो डालेंगे, स्लो मोशन वॉक डालेंगे, ये लोकेशन खेलते हैं। कभी कोई फाइट हुई? कभी कोई जगह पे देखा किसी ने फाइट की, जीता या किसी को हराया? ये सब हवाबाजी है। कहां इनके झमेले में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। हीरोज, एक तो मुझे फैन आर्मी से भी प्रॉब्लम, ये आर्मी वर्ड है ना, आर्मी वर्ड ये बहुत सम्मानीय है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर हूं, अगर मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन भी मेरा चल रहा है, या मैं प्रोड्यूसर भी हूं, मैं बहुत कुछ हूं, तो एंटरटेनर्स ही बोला जाएगा किसी भी सेलिब्रिटी, पब्लिक सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर या जो कोई भी कैमरा के सामने आते, दे आर एंटरटेनर्स। हीरो वर्ड सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए यूज होना चाहिए। 2 दिन अगर कहीं पोस्टिंग हो गई ना, 24 घंटे जीना पड़ेगा ना जिस सिचुएशन में वो लोग जीते हैं, अकल ठिकाने आ जाएगी। हम लोग तो बड़े चौड़ से एक्टिंग करके निकल जाते हैं, आर्मी का रोल करके निकल जाते हैं, वो भी वैनिटी वैन में जाके बैठते हैं, उनकी हालत देखो। तो मुझे सख्त नफरत है एक तो वर्ड फैन आर्मी से। फैन गैंग बोल दो, फैन ग्रुप बोल दो, पर आर्मी मत बोलो, आर्मी को बदनाम मत करो। और अगर ये तो जितनी भी फैंस है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, अपने रोल मॉडल सोच समझ के चुनना। ये सब हवाबाजी वाला है और इनका कुछ नहीं होगा। पुलिस की 2 लाठी पड़ेगी ना, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जी, इस समय दिल्ली में भी सोनम वांगचुक सर का जो भूख हड़ताल चालू है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि काफी आर्टिस्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको। देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बड़ा क्लियर हूं, जब तक बात सोनम वांगचुक जी की थी, मैं उनके सपोर्ट में हूं। एक बंदा है जिसने बहुत काम किया है, अगर आप उनके बारे में स्टडी करेंगे तो उन्होंने लद्दाख में बहुत अच्छा काम किया है। इससे कतई ये साबित नहीं होता कि गवर्नमेंट खराब है, ठीक है? और मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होती है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना,
पिछले 10 साल ऊपर से 3 बार से इलेक्शन हो रहे हैं, 2 बार से इलेक्शन हुए मेरे, नहीं 14 में जीते, 19 में जीते और 24 में भी जीते। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो और उसके सामने एक बंदा कुछ बात कर रहा है, तब तक वो सही था। उसके बाद जैसे ही उसमें सीजेपी का ज्वाइंट होना हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, एक तो भाई मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कॉकरोच होने का गर्व किस बात का है। आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहोगे, हाथी बनाना चाहोगे, कॉकरोच क्यों बनाना चाहते हो यार? मुझे तो एक तो ये समझ नहीं आता। दूसरा, आप उनसे 4 सवाल पूछो ना। चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि वो कुछ लेकर आए, पूछो उनसे कि करना क्या चाहते हो, आपका रोड मैप क्या है, आपका विजन क्या है। कुछ नहीं है इनके पास। ये बस अंधेरे में एक तीर लग गया, एक अचानक से सपोर्ट मिल गया और ये सब हाथ सेक रहे थे। तो सोनम वांगचुक जी का अनशन बाजू में रहा, इन्होंने अपनी नौटंकी शुरू कर दी और मुद्दा चला गया कश्मीर हिस्सा नहीं है। उनके वहां पे वो अरुंधति रॉय जाके बोलती है कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है। फिर वो एक विजेता करके एक बंदा है, वो कुछ भलती चीजें बोल रहा है। एक कोई है वो फलता सा डांस कर रहे हैं। कर क्या रहे हो? कहाँ वो अनशन नीट पेपर लीक के लिए होना, 20 बच्चों ने जो आत्महत्या की उनके लिए होना, और कहाँ वो सारी चीजें। तो जागो और समझो, इमोशंस में नहीं आते। अब जो ये संसद पर मार्च निकला, सब इकट्ठा हो गए, उनका लीडर कौन था? करने क्या आए थे? किसी से भी पूछ लो, जितने भी हजारों लोग थे उनको पूछो कि आप यहाँ के करना क्या चाहते हो, किसी के पास कुछ पता ही नहीं था करना क्या है। तो आके आपने क्या किया? भीड़ किए करके दिल्ली वासियों को तकलीफ दी। दिल्ली वासियों को तकलीफ देने के बाद आप सोचो कहीं एम्बुलेंस फंसी होती, किसी की जान जोखिम में आ जाती। आप कहीं पर भी चले जाते हो इमोशंस में, वहां चले जाते। एक तो आधे से ज्यादा व्लॉगर्स थे उसमें, आधे से ज्यादा कोई 2 पार्टी वाले हैं जिनका अगले साल इलेक्शन आने वाला है, वो लोगों ने भी अपने हाथ सेक लिए मंच पे जाके। कुछ एक्टर्स ने, हालांकि कुछ एक्टर्स जो प्रकाश राज जी जैसे, मैं क्लियर बोल रहा हूं, वो तो पहले से विरोध में है, तो मैं उनका समझ में आता है, उन्होंने ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग जो सिर्फ इसमें कूद पड़े हैं ना, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो इकट्ठा मत करो सीजेपी को, सोनम वांगचुक जी के इश्यू से इकट्ठा मत करो। वो एक अपना अलग रोटी सेक रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अलग रोटी सेक रही है। तो ये सब खिचड़ी जो पकी है ना, ये कहीं जाने नहीं वाली। ये चीजें सोनम वांगचुक जी जब थी तब तक मुझे सही लग रही थी, बाद में ये सब बिगड़ गया। एंड ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, एक रील भी काफी जोरों शोरों से वायरल हुआ है जहां सोनम वांगचुक सर बोल रहे हैं कि मुझे एक चीज बुरा लग रहा है, जो कि इन लोग एक दिन का भी अनशन नहीं किए। वो चाहते हैं कि लोग एक दिन का तो अनशन रखें। एग्जैक्टली अरे रुके भी नहीं होंगे रात को, ये 2-3 लोग रुके होंगे। वो तो कहीं ना कहीं बाहर ही चला जाता था। उसको कितनी बार पूछो तो बोले मैं गया था फ्रेंड के वहां पे, वो फ्रेशन अप होने गया था, मैं वहां गया था। यही प्रॉब्लम है ना कि सोनम वांगचुक जी की जो नियत थी, जो इरादा था, वो इतना नेक, प्योर और 100% पवित्र था। वो गलत नहीं थे, पर इनके साथ इन लोगों ने मिला के वो पूरे मूवमेंट की बैंड बजा दी और वो पूरा गलत कर दिया। तो ये लोगों को खुद कुछ नहीं करना था, इन्होंने सिर्फ कंधा यूज किया है सोनम वांगचुक जी का। तो ये समझने की जरूरत है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं गवर्नमेंट ने गलती नहीं की, भाई जो गलती हुई है वो हुई है। आप इस्तीफा मांगो वो भी सही है, अगर वो इस्तीफा दे देते वो भी सही है, पर इस्तीफा देने के बाद का रोड मैप क्या है किसी से भी जाके पूछो, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो दैट इज रॉन्ग। तो थोड़ा सोच समझ के, सिर्फ इमोशंस में नहीं आना है, सिर्फ दिल से नहीं करना है, दिमाग से भी सोचना है। जी सर, आपका एक रील है जिसमें हस्बैंड एक अपनी वाइफ को पीरियड के दौरान सपोर्ट करता है। लोग काफी पसंद किए इस रील को। हाँ, थोड़ा बताना चाहोगे आप कैसे इंस्पायर हुए? यार जो मैंने जैसे कहा कि पिछले साल तक मैं सिर्फ एक एक्टर था, जनवरी फरवरी तक। फिर मैंने अपने आप को एक स्टडी के तौर पे शांति से अध्ययन करा कि भाई मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, क्योंकि एक रेस लगी हुई है। हम सब कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, अगर हम शांति से सोचेंगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें चाहिए नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज हमें लोगों को दिखा देनी है, इसलिए हम उसके पीछे भागते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें रियलिटी चेक मेरे सामने आई कि मैं क्या पाना चाहता हूँ अगले 5 साल, 10 साल, 50 साल में मैं क्या बनना चाहता हूँ। तब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मुझे सिनेमा में तो रहना है, पर जिस तरह का मैं काम करना चाहता हूँ वो काम इतना मिल नहीं रहा है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे। तो मेरा समाज के प्रति बहुत लगाव है, इंडियन कल्चर के प्रति बहुत लगाव है। तो जो चीजें मैंने बचपन से मेरे सामने देखी है, उन चीजों को ये मैं कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहता हूँ। तो ये सोच के मैंने एक मानस विन प्रोडक्शंस करके एक मेरी कंपनी चालू की, जिसके अंडर में ऐसे 100 सामाजिक मुद्दे
क्योंकि जमाना रील्स का है, क्योंकि जमाना शॉर्ट स्टोरीज का आ गया है, मैं छोटी छोटी स्टोरीज बनाऊंगा और जिस स्टोरी को सबसे ज्यादा फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर मैं फीचर फिल्म भी बनाऊंगा फिर धीरे धीरे। सो मैंने सोचा गुज्जू आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट भी हूँ, तो एक्टर तो था हूँ और हमेशा रहूंगा, फिर बिजनेसमैन भी बन गया, बीच में राइटिंग भी कर लिया, अब प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर कहीं से काम अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं ही काम करने लगता हूँ और मैं ही काम देने लगता हूँ लोगों को। तो मैंने राइटर्स हायर किए हैं, कुछ क्रिएटिव्स हायर किए, कुछ डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड हैं, तो अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले मैंने फेस किया था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि औरतों को या लड़कियों को है ना ऐसे अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है कई जगह पे। धार्मिक जो भी सोच हो उसके पीछे धारणाएं हो, मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर हमारा रिस्पेक्ट तो उनको बनता है। और अगर मेरी वाइफ के साथ अगर ऐसा कुछ है तो मैं फोटो में देवी है उनको पूजने से बेहतर मैं अपनी घर की लक्ष्मी को पूजना पसंद करूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, वही चीज मैंने उसमें डाली है और लकीली ऑडियंस को बहुत पसंद आया, बिलियंस में व्यूज चले गए। खास करके मेरे लिए सबसे ज्यादा वो अच्छा था कि मेरी बड़ी दीदी है, उनकी बेटी है, वो अभी टीनेजर है, उसका मुझे फोन आया कि मामा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि हमारे इस जनरेशन में भी जब मतलब ऐसा ट्रीट करते जैसे हमने कोई गुनाह किया ये 3 दिन, जबकि हमारा इससे कोई ऐसा नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है। तो जो चीज नेचुरल होती है, हम वॉशरूम जाते हैं नेचुरल है, भूख लगती है नेचुरल है, तो ठीक ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसे टैबू कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे भी, जैसे दूसरा एक था उसमें यही था कि जहां लड़के 370 की बिरयानी में कुछ वसूल करने की बात कर रहे हैं, जहां एक लड़की लड़के को फियांसे को मार देती है, ऐसे में शादी पर से भरोसा उठता जा रहा है, प्यार से भरोसा उठते जा रहे हैं, कहां गए वो अमर प्रेम कहानियां, अब कभी मिलेगी भी या नहीं। तो ऐसे जमाने में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी के लिए खुद करवा चौथ मनाते हैं, क्योंकि पत्नी फिजिकली हैंडीकैप हो चुकी है या वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, वो ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना खा सकती है, वो कोमा में है या उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तो एक हस्बैंड अपने वाइफ के तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहता हूं जो तुम्हें एक प्रेरणा दे, तुम्हें एक मोटिवेशन दे, तुम्हें सुकून दे। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि सुकून पाओ, ठहराव लाओ। ये रेस कभी खत्म नहीं होगी, ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आंकड़ों में अगर तुम्हारी खुशियां है ना, वो आंकड़े कभी खत्म नहीं हो। आज तुम्हें 5 करोड़ चाहिए, जिस दिन 5 करोड़ मिल गए तुम्हारी ख्वाहिश 10 करोड़ की होनी ही है। तो सुकून कब पाओगे, अंत कब होगा इसका, और तब तक तुम्हारी एज भी जा रही है। तो जिस एज में जो सेलिब्रेट करना है वो कर लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लाइफ मैंने अब सीख लिया है एक आइसक्रीम जैसी है, खाओ ना खाओ वो पिघल जाएगी, इससे बेहतर मजे ले लो। अब उसमें भी अरे उसको तो चॉकलेट आइसक्रीम मिल गई, उसको तो ये वाली आइसक्रीम मिली, मुझे स्ट्रॉबेरी क्यों मिली, ये करते रहोगे तब भी आइसक्रीम पिघल रही है। सोच लो आपको क्या करना है। सो ऐसे सब कॉन्सेप्ट के साथ मैं कम बैक कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत रिलेट करेगा कॉन्सेप्ट। मेरी जो कंटेंट क्रिएशन की वो है चैनल मानस सोलवर्स, उसमें भी मैं ऐसे ही मुद्दे उठा रहा हूँ। सो आई एम श्योर आप रिलेट करेंगे और आपको मजा आएगा। लेकिन मैं हर जगह बोलता हूँ, आज भी आपसे कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियो में कहा है, चाहे वो इंस्टा हो या यूट्यूब पर हो, डोंट फॉलो मी, डोंट सब्सक्राइब मी, डोंट लाइक मी, कुछ मत करना। कोई मेरी पोस्ट लाइक करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये ईगो से नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आपको मैं एंटरटेन ना करूं, आपको मैं कोई अच्छा मैसेज ना दूं और आपका इससे कोई फायदा ना हो, मुझसे जुड़ने की टाइम वेस्ट मत करना। बहुत कीमती लाइफ है, उसे ऐसी जगह पर यूज करना जहां पर आपको कुछ फायदा हो सके। इसलिए कहता हूं रोल मॉडल भी ऐसे चुनो, हवाबाजी वाले रोल मॉडल मत चुनो। इन लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बना ली, आपका कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ऐसे चुनो जो आपका भला करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।